कुछ सफर इंसान को बदल देते हैं। वापसी तो होती है मगर लौट कर आने वाला वो शख्स नहीं रहता जो गया था। डंकी की वजह से 22 नौजवान एक ही कश्ती में डूब के दुनिया फानी से रुखसत हो गए। साढ़े 2 भरा मर गए ने, बच्चे ने माशाल्लाह 5, एक दे 3 ने, एक दे 2 ने। जिंदगी बन जाएगी यही सोच के घर से निकले थे। मैं तो नहीं कोई ना जाए, दूरी करो, नहीं जाओ। ऐसा ही कुछ फवाद के साथ भी हुआ। जो आज 6 महीने बाद अपने घर वापस लौट रहा है। बिखरे हुए बाल, बड़ी हुई शेव और जर्द पड़ता चेहरा। उसकी जेबें खाली हैं मगर दिल गम की शिद्दत से बोझल है। उसके भाई की मौत का मंजर बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रहा है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही कि वो किस तरह अपनी मां का सामना करे और उन्हें कैसे बताए कि उनके जिस छोटे लाडले बेटे को वो अपने साथ यूरोप लेकर गया था, उसे समंदर की बेरहम मौजों में वो हमेशा हमेशा के लिए खो आया है। अल्लाह हाफिज। ये कहानी है पंजाब के शहर दीना के एक मुतवस्सित घराने की, जिन्होंने बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब आंखों में सजाए अपने दोनों बेटों को परदेस रवाना किया था। लेकिन उन्हें क्या खबर थी कि यूरोप डंकी लगाने का ये सफर उनके खानदान को रोशन कल की तरफ नहीं ले जाएगा, बल्कि उन्हें एक अंधेरी खाई में धकेल देगा। इस सफर में उनका एक बेटा समंदर की नजर हो गया और दूसरा बेटा जिंदा लौट तो आया है मगर सदमे की आग में ऐसा झुलसा कि वो आज भी अपनी बिखरी हुई जिंदगी को समेटने की कोशिश कर रहा है। परवाज की आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे 2 भाइयों फवाद और हसन की अलमनाक कहानी, जो बैरून मुल्क परवाज का ख्वाब देखते थे लेकिन इंसानी स्मगलर्स के झूठे वादों में उलझ गए। ये सफर कैसे और कहां से शुरू हुआ, रास्ते में इन भाइयों पर क्या बीती और आखिरकार सारे खेल का अंजाम क्या हुआ। एजेंट नहायत ही जलील इंसान है। ये सब जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिए ताकि आप भी इन इंसानी स्मगलर्स के मकरू हरबों को पहचान सकें और होशियार रहें। और हाँ, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि परवाज यूं ही आप तक इमिग्रेशन और वीज़ा से जुड़ी मुस्तनिद मालूमात पहुंचाता रहे। इस कहानी का आगाज होता है जिला जहलम के एक ऐसे घराने से जहां वालिद की वफात के बाद घर की सारी जिम्मेदारी का बोझ यकदम घर के बड़े बेटे फवाद पर आ जाता है। 28 साला फवाद हुनरमंद, जिम्मेदार और संजीदा मिजाज नौजवान था मगर जिंदगी की तलखी ने उसके सारे ख्वाब छीन लिए थे। वो पेशे से इलेक्ट्रिशियन था मगर उसकी तनख्वाह घर के अखराजात पूरे करने के लिए नाकाफी थी। उसकी ख्वाहिश थी कि वो अपनी माँ, छोटे बहन भाइयों और अपनी नई नवेली दुल्हन की तमाम जरूरियात को पूरा कर सके मगर माली तंगी और दिन रात की जद्दोजहद ने उसे मायूसी के दहाने पर ला खड़ा किया था। दूसरी तरफ उसका छोटा भाई हसन सिर्फ 19 बरस का था। उसने अपनी कॉलेज की तालीम मुकम्मल कर ली थी लेकिन वो फवाद की तरह सिर्फ अपनी जरूरियात पूरी करने पर इक्तफा नहीं करना चाहता था बल्कि वो एक पुरआसाइश जिंदगी गुजारना चाहता था। उसे महंगी गाड़ियां चलाने का शौक था और अच्छे कुशादा मकान में रहने की ख्वाहिश भी थी। मगर ये दोनों भाई एक ऐसे निचले मुतवस्सित तबके के घराने से ताल्लुक रखते थे जहां महीने की आमदनी महीने के अखराजात के सामने हमेशा हार जाती थी। कम वसाइल, बढ़ती हुई जिम्मेदारियां और बेहतर मुस्तकबिल की तड़प ने इन दोनों भाइयों को एक ऐसे सफर का ख्वाब दिखाया जिस पर बेशुमार लोग निकलते तो हैं मगर हर ख्वाब अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। फवाद और हसन ने फैसला किया कि वो यूरोप जाकर अपनी किस्मत आजमाएंगे मगर वो ये नहीं जानते थे कि अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए उन्हें कौन से दुरुस्त रास्ते का इंतखाब करना है। तभी इस कहानी में एक नया किरदार सामने आता है, राना माजिद का किरदार। राना माजिद कोई अजनबी शख्स नहीं था। वो मोहल्ले के एक दुकानदार का कजन था और बज़ाहिर एक खुश इखलाक इंसान भी, जिसके मुतालिक इलाके में मशहूर था कि ये बंदा लोगों को बैरून मुल्क भेजता है। इलाके में उसका छोटा सा ट्रैवल एजेंसी का दफ्तर भी था जहां राना साहब नौजवानों को यूरोप के किस्से सुनाया करते थे और हर किस्सा एक नई उम्मीद जगाता था। लेकिन उसके पास सबसे बड़ी दलील उसके अल्फाज नहीं बल्कि वो एक वीडियो थी जो उसने फवाद और हसन को दिखाई थी। इस वीडियो में पड़ोस के इलाके का एक लड़का इटली की गलियों में मुस्कुराते हुए चलता नजर आ रहा था। राना माजिद के मुताबिक इस लड़के को भी उसी ने यूरोप भेजा था। ये वीडियो इन दोनों भाइयों को कायल करने में कामयाब हो गई
कि अगर ये लड़का इटली पहुंच सकता है तो हम क्यों नहीं। राना माजिद ने उन्हें कायल करने के बाद पूरा मंसूबा उनके सामने रख दिया, जिसके मुताबिक सबसे पहले वो उनका मिस्र का टूरिस्ट वीजा लगवाकर बजरिया हवाई जहाज उन्हें पाकिस्तान से मिस्र भेजेगा। वहां से एक और एजेंट उन्हें जमीनी रास्ते के जरिए मिस्र की सरहद पार करवा कर लीबिया ले जाएगा और आखिर में कश्ती के जरिए उन्हें लीबिया से इटली पहुंचा दिया जाएगा। राना माजिद ने फवाद और हसन को यकीन दहानी करवाई कि समंदर का सफर उन्हें एक बड़ी और महफूज कश्ती में करवाया जाएगा और हिफाजत के तौर पर सबको लाइफ जैकेट्स भी फराहम की जाएंगी। और इस तरह सिर्फ 15 से 20 दिनों में वो पाकिस्तान से अपने ख्वाबों की मंजिल इटली पहुंच जाएंगे। राना माजिद ने फवाद और हसन से फी बंदा 14 लाख रुपए का मुतालबा किया और उनका एतमाद जीतने के लिए रकम की अदायगी का तरीकाकार निहायत मुनसिफाना और शफाफ अंदाज में पेश किया, यानी आधी रकम एडवांस में और बकिया रकम तब अदा करनी होगी जब दोनों भाई इटली पहुंच जाएंगे। इस बात ने सौदे को और ज्यादा मोतबर बना दिया था। उन्हें ऐसा लगा ही नहीं कि यह सब महज राना माजिद का एक जाल है। फवाद और हसन के घराने के लिए 28 लाख रुपए की रकम किसी पहाड़ से कम नहीं थी। चुनाचे उन्हें विरासत में मिली अपनी छोटी सी ज़री ज़मीन बेचनी पड़ी और बाकी पैसे उधार लिए गए। यूं एक ख्वाब के ताक़ुब में इस खानदान ने अपना सब कुछ राना माजिद के हवाले कर दिया। आखिरकार रवानगी का दिन आ पहुंचा। राना माजिद फवाद और हसन को मिस्र का टूरिस्ट वीज़ा लगवा कर दे चुका था। घर वालों ने दोनों भाइयों को एयरपोर्ट पर दुआओं के साथ रुखसत कर दिया। उनकी मंजिल का पहला पड़ाव मिस्र का दारुल हुकूमत काहिरा था। मिस्र फ्लाइट पहुंचने के बाद जब फवाद और हसन एयरपोर्ट से बाहर निकले तो उन्हें काहिरा का ये शहर बहुत पुरकशिश लगा। उनके दिलों में उम्मीद की लौ पहले से ज़्यादा रोशन हो गई। जैसे मंजिल अब बस चंद कदम दूर रह गई, उन्हें एक छोटे से गेस्ट हाउस में ठहराया गया जहां उन जैसे 10 और पाकिस्तानी नौजवान पहले ही मौजूद थे। मिस्र में उनका क़याम 3 दिन रहा। यहाँ का सारा इंतज़ाम एक पाकिस्तानी निजात एजेंट इमरान के हाथों में था। उनके ये 3 दिन गोया ख्वाब और हकीकत के बीच गुजरे। वो सब एक साथ खाते पीते, मुस्तकबिल के मंसूबे बनाते और कभी कभार शहर की सैर को निकल जाते थे। इन लम्हों में वो खुद को गैर कानूनी मुसाफिर नहीं बल्कि सयाह महसूस करते थे। ये सब इंतज़ाम कुछ इस अंदाज से किया गया था कि उन्हें ये लगे कि आगे भी उनके सफ़र में कोई रुकावट नहीं आएगी। उनका एजेंट इमरान मुस्कुराते हुए सबको यकीन दिलाता कि सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है, फिक्र की कोई बात नहीं है। मगर काहिरा की वो पुरसुकून फिजा दरअसल एक धोखा था जिसका मकसद बस एक ही था कि इनके यकीन और एतमाद को मजबूत बनाया जाए। काहिरा के वो सुहाने लम्हात ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहे। चौथे दिन एजेंट ने सबको इत्तला दी कि अब सफ़र का दूसरा मरहला शुरू होने वाला है, जिसमें उन्हें मिस्र की सरहद पार करके लीबिया पहुंचना होगा। मगर ये मरहला हवाई जहाज़ के सफ़र की तरह आरामदेह नहीं था, बल्कि उन्हें गैर कानूनी तरीके से सहरा में से गुजरते हुए सरहद पार करनी थी, जहां हर कदम पर जिल्लत, प्यास और मौत का खौफ उनका मुंतज़िर था। इधर एजेंट इमरान की जिम्मेदारी अब ख़त्म हो चुकी थी। उनकी कमान अब एक सख्त मिजाज लीबियाई शख्स खालिद के हाथ में थी। खालिद ने सफ़र शुरू करने से पहले फवाद और हसन समेत तमाम लोगों के पासपोर्ट्स हिफाजत के नाम पर अपने कब्जे में ले लिए थे। फिर इसके बाद उसने मवेशियों के ट्रांसफ़र वाले एक ट्रक के निचले तंग खाने में तमाम लोगों को बिठाना शुरू कर दिया। ट्रक के अंदर की ये जगह इतनी तंग थी कि सीधा बैठना भी मुमकिन नहीं था और ऊपर से गर्मी का ये आलम कि सांस लेना भी मुहाल था। गंदगी, पसीने और जानवरों की बू से दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। ये ट्रक कभी घंटों सहरा में दौड़ता रहता, कभी अचानक किसी सुनसान मुकाम पर रुक जाता ताकि सरहदी चौकियों और गश्त करते सिपाहियों की नज़र से बचा जा सके। इन लम्हात में खामोशी इतनी गहरी हो जाती कि गोया वक्त जैसे थम सा गया। 2 दिन के इस सफ़र में महज उन्हें 2 बार चंद खुश्क खजूरें और पानी की छोटी बोतल फराहम की गई। अगर कोई शख्स थकन और भूख से मजबूर होकर एहतजाज करता तो एजेंट खालिद और उसके साथी धमकियों और तशद्दुद के जरिए उसकी ज़बान बंद कर देते थे, जैसे वो इंसान नहीं बल्कि कोई जानवर हो। इस अज़ियतनाक सफ़र के दौरान हसन की सांसें बार बार उखड़ने लगी। रेत और गिर्द ने उसके फेफड़ों को जकड़ लिया था। शदीद खांसी के दौरे उसे बेहाल कर देते थे। फवाद उसे संभालता और हौसला देता, मगर वो खुद भी अंदर ही अंदर टूट रहा था। इस तकलीफ, प्यास और एजेंट के जिल्लत आमेज रवैये को सब लोग इस उम्मीद पर बर्दाश्त कर रहे थे कि शायद इस कठिन सफर के बाद उन्हें वो मंजिल मिल जाए जिसका ख्वाब लेकर वो अपने घरों से निकले थे।
आखिरकार 2 दिन की अजियत झेलने के बाद वो लोग लीबिया के साहिली शहर सबराता में जिंदा सलामत पहुंच तो गए, मगर उनकी हालत बुरी तरह बिगड़ चुकी थी। उन्हें यहाँ साहिल के करीब एक ऊंची दीवारों से घिरे कंपाउंड में रखा गया, जहाँ ना रोशनी का इंतजाम था और ना ही हवा का कोई गुजर। इस घुटनज़दा जगह में पाकिस्तान, बांग्लादेश, सूडान और सीरिया से आए हुए 80 से ज्यादा मुसाफिरों को ठोंसा गया था। सफाई सुथराई का कोई नामो निशान नहीं था और खाने के नाम पर दिन में सिर्फ एक बार थोड़ा सा खाना दिया जाता था। यहाँ का इंतजाम एक दूसरे एजेंट के पास था, जिसे सब कैप्टन के नाम से बुलाते थे। कैप्टन मुसाफिरों को इजाफी पानी और बिस्किट फराहम तो करता था, लेकिन ऐसी मुंह मांगी कीमत पर कि जिसे खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं थी। इन्हीं दिनों में फवाद ने अपनी जीन्स में सिले हुए वो 50 यूरोज भी निकाले, जो उसने खुफिया तौर पर इमरजेंसी के लिए रखे थे। ये पैसे उसने हसन की बिगड़ती हुई खांसी के इलाज के लिए दवा खरीदने पर खर्च कर दी। दिन गुजरते गए और इसी तरह 2 हफ्ते बीत गए। उन्हें हर रोज यही कहा जाता कि अभी मौसम ठीक नहीं है, समंदर पुरसुकून होगा तो हम इटली की तरफ आगे का सफर कश्ती में शुरू करेंगे। अगर कोई ज्यादा सवाल या शिकवे शिकायतें करता तो वो स्मगलर्स के हाथों बेरहमी से पीटा जाता था। ये सब कुछ अपनी आंखों से देखकर फवाद और हसन के दिल में उम्मीद की लौ बुझने लगी थी, मगर वो लाचार और मजबूर थे क्योंकि उनके पासपोर्ट स्मगलर्स के कब्जे में थे और अब वो मुकम्मल तौर पर उनके रहमो करम पर थे। रात के सन्नाटे में जब समंदर की लहरें साहिल से टकराते हुए शोर मचाती तो फवाद और हसन को लगता जैसे वो लहरें उन्हें छेड़ रही हों और याद दिला रही हों कि असल इम्तिहान तो अभी बाकी है। 2 हफ्तों की अजियत और इंतजार के बाद आखिरकार वो लम्हा आ गया जिसका सबको बेचैनी से इंतजार था। एक रात अचानक कंपाउंड का दरवाजा खुला, स्मगलर्स हाथों में बंदूकें लिए अंदर आए और सबको धकेलते हुए कंपाउंड से बाहर निकालना शुरू कर दिया। साहिल पर एक कश्ती तैयार खड़ी थी, लेकिन उसे देखते ही सबका दिल डूबने लगा। ये कश्ती जो बमुश्किल 30 आदमियों के लिए बनी थी, उस पर स्मगलर्स ने जबरदस्ती 80 से ज्यादा लोगों को ठूंस दिया और फिर किसी को लाइफ जैकेट तक फराहम नहीं की। इंजन की कमजोर सी आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे ये इंजन कभी भी दम तोड़ देगा, मगर तमाम तर खदशात के बावजूद ये कश्ती दर्जनों इंसानों का बोझ लिए अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाती है। ये कोई पहली कश्ती नहीं थी जो इन पानियों से गुजर रही थी। ये समंदर हजारों ऐसी कहानियों और अधूरे ख्वाबों का गवाह रह चुका है। 2023 में यूनान कश्ती हादसा भी इन्हीं पानियों में हुआ था, जिसमें 600 से ज्यादा अफराद बशमूल 350 पाकिस्तानी जान की बाजी हार गए थे। अगर आप यूनान कश्ती हादसे के पसे पर्दा हक़ाइक़ जानना चाहते हैं तो हमारी उस डॉक्यूमेंट्री का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलिए अब कहानी की तरफ दोबारा चलते हैं। अब रात काफी गहरी हो चुकी थी। फवाद और हसन की कश्ती बीच समंदर में पहुंच गई थी। हर तरफ घुप अंधेरा छाया हुआ था। समंदर की लहरें अब दीवारों की तरह उठ उठकर कश्ती से टकरा रही थी, जिसके बायस पानी कश्ती में आना शुरू हो गया था। लोग हाथों की मदद से पानी बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, मगर समंदर की बेरहमी के आगे सब बेबस थे। हसन सर्दी और खौफ की वजह से बुरी तरह कांप रहा था। फवाद ने उसे सीने से लगाया और उसका ध्यान बटाने के लिए उसकी पसंदीदा बाइक के बारे में बातें करना शुरू कर दी, जो वो इटली जाकर खरीदना चाहता था। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक एक देवहकल लहर पूरी कुव्वत से कश्ती से टकराई। कश्ती लर्ज उठी, सबकी चीखें हवा में बुलंद हुई। लोग एक तरफ को गिर पड़े, कश्ती का तवाजुन बिगड़ा और फिर पूरी कश्ती अंधेरों में उलट गई। समंदर की लहरों ने सबको अपनी गहराई में खींचना शुरू कर दिया। हर शख्स जान बचाने के लिए हाथ पांव मारने लगा। माहौल में लोगों की चीखों और लहरों का शोर गूंज रहा था। फवाद ने अपनी पूरी ताकत से हसन की कमीज पकड़ रखी थी, लेकिन अचानक एक आदमी खुद को बचाने के लिए घबराहट में फवाद पर चढ़ दौड़ा। उसका घुटना फवाद के सीने पर जोर से लगा, जिसके बायस उसकी गिरफ्त कमजोर पड़ गई और हसन की कमीज उसके हाथ से छूट गई। फवाद समंदर में डुबकी खाकर जब ऊपर की तरफ आया तो उसने दूर से देखा कि हसन अभी भी पानी के ऊपर था। उसके चेहरे पर दहशत छाई हुई थी और आंखों में बेबसी। दोनों की नजरें एक लम्हे को मिली, एक ऐसा लम्हा जो सदियों पर भारी था। फिर एक और बेरहम लहर आई और हसन समंदर के अंधेरों में खो गया। फवाद की दिल चीर देने वाली चीख समंदर के शोर में दफन हो गई। फवाद अब बीच समंदर में कश्ती के टूटे हुए तख्ते से चिमटा हुआ था। सर्दी ने उसके जिस्म को पथरा कर रख दिया। इर्द गिर्द कुछ और लोग भी इसी तरह जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला थे। फवाद घंटों यूं ही इस लकड़ी के सहारे तैरता रहा। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने हवास खो रहा था। उसके कानों को सिर्फ समंदर का शोर सुनाई दे रहा था। जैसे तैसे करके ये अंधेरी रात बीती। फिर सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण नमूदार हुई, किस्मत ने पलटा खाया।
اٹلی کے کوسٹ گارڈز کی ایک کشتی کا وہاں سے گزر ہوا اور انہوں نے سمندر کے بیچ ان ڈوبتی زندگیوں کو دیکھ لیا۔ کوسٹ گارڈز نے 15 نیم مردہ انسانوں کو جو سردی اور صدمے سے ہلنے جلنے تک کی سکت کھو چکے تھے پانی سے باہر نکالا۔ فواد ان میں سب سے آخری تھا، اس پر بے ہوشی طاری تھی اور وہ بار بار حسن کا نام پکار رہا تھا، مگر حسن اب اس دنیا میں نہیں تھا۔ وہ 60 سے زائد بدنصیب مسافروں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے سمندر کی گہرائیوں میں دفن ہو چکا تھا۔ اس کی لاش حکام کو نہیں مل سکی۔ فواد کو اٹلی کے جزیرے لیمپیڈوسا منتقل کر دیا گیا، جہاں انٹرنیشنل مائگریشن آرگنائزیشن نے اس کو اردو ٹرانسلیٹر فراہم کیا، جس کے ذریعے اس نے اٹلی کے حکام کے سامنے اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ مگر چونکہ اس کے پاس وہاں رہنے کا کوئی قانونی جواز نہیں تھا، لہٰذا اس کو واپس پاکستان بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا۔ انٹرنیشنل مائگریشن آرگنائزیشن نے فواد کو پاکستان واپسی کا ٹکٹ فراہم کیا اور یوں وہ خالی ہاتھ اور بوجھ دل کے ساتھ پاکستان لوٹ آئے۔ فواد اور اس کے گھر والوں نے رانا ماجد کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ اپنا دفتر بند کر کے غائب ہو چکا تھا۔ ان کے پاس نہ کوئی تحریری معاہدہ تھا اور نہ ہی کوئی رسید، کیونکہ ساری رقم نقد ادا کی گئی تھی۔ پولیس سے بھی رابطہ کیا گیا، جنہوں نے محض رسمی کارروائی کے طور پر مقدمہ درج تو کر لیا، مگر کارروائی آگے نہ بڑھ سکی، اور اس کی وجہ صاف تھی، رانا ماجد کے تعلقات اور اثر و رسوخ۔ یعنی جیسے فواد کے بھائی کو سمندر نے نگل لیا، ویسے ہی انصاف کو طاقت نے نگل لیا۔ فواد اور حسن کی یہ کہانی انسانی اسمگلنگ کے گھناؤنے کاروبار کو بے نقاب کرتی ہے، جہاں زندگی کی کوئی قیمت نہیں اور جہاں خوابوں کو نوٹوں میں تولا جاتا ہے، جس کا خمیازہ ہمیشہ کمزور اور بے بس خاندان سہتے ہیں۔ فواد کے گھر میں آج بھی ایک کرسی خالی رکھی ہوئی ہے، جو یہ یاد دلاتی ہے کہ کیسے ایک بہتر زندگی کا خواب سمندر کی گہرائیوں میں ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا تھا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اور خاندان یہ دکھ نہ سہے تو پرواز کا ساتھ دیجیے اور اس ویڈیو کو لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ جان سکیں کہ بیرون ملک پرواز کا صرف ایک ہی محفوظ راستہ ہے، اور وہ ہے قانونی راستہ۔ اس کے علاوہ اگر آپ یا آپ کے جاننے والوں میں سے کوئی بھی کبھی بھی کسی ویزا یا ٹریول فراڈ کا شکار ہوا ہے تو اسکرین پر دیے گئے ای میل ایڈریس پر ہم سے رابطہ کیجیے اور پرواز کے پلیٹ فارم کے ذریعے اپنی آواز دنیا تک پہنچائیے۔ پرواز اڑنے دو۔ سفر نیا، خواب ہے روشن، دل کا جنون ہے راستہ گلشن۔